लेकिन अच्छी बात याद करके सबको बोल दी। चलो अब चलते हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की ओर। 6 डाला बाद में पूछेंगे। हाँ, उषा का बता देते हैं। उषा कुछ वर्तना समझना चाह रही थी, है ना? आज हाँ दीदी। तो बता देते हैं। तो वर्त्यते जो परिवर्तित होता है या परिवर्तन होना मात्र वर्तना कहलाती है, ये उस दिन बताया था। लेकिन इसको ऐसे समझना, एक सेकंड। कैसे? कि वर्तना जो है ना वो निश्चय काल से संबंधित है। तुमने निश्चय काल कुछ शब्द बोला था क्या उस दिन? हाँ हाँ दीदी, हाँ कि तो मतलब ये सब चीजें व्यवहार की बात आ रही है, और बर्तना का अर्थ बस निश्चय लिया है। हाँ, तो उसको ऐसे समझना, वर्तना जो है वो निश्चय काल से संबंधित है। ठीक है। और परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये व्यवहार काल से संबंधित है। ठीक है। हम्म इनका हम्म संबंध इससे है और इनका संबंध इससे है। तो जो प्रति समय का परिवर्तन द्रव्य में हो रहा है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, प्रति समय का जो परिवर्तन है ये वर्तना कहलाती है। हम्म। ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो गया? निश्चय काल से हो गया। और जब हम उसको मिश्रित रूप में या संचित काल के रूप में प्रकट करते हैं कि 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया आदि, तो इस तरह हमने उस समय के परिवर्तन को संचित कर लिया। उसके लिए जो हमारा भाषागत व्यवहार होता है उसको हम व्यवहार काल कहते हैं। ऐसे समझना, ठीक है? बस इतना ही उस दिन बताना था। मतलब निश्चित काल के लिए बर्तना है, और जो 1 मिनट का भी अंतर पड़ता है बिल्कुल वो व्यवहार। बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। निश्चित काल नहीं कहलाता। निश्चित काल हम्म में क्या होता है? घंटा घड़ी आदि ही कहलाते। मतलब निश्चय काल जो वर्तना जो है ना वो निश्चय काल से संबंधित है, ऐसा समझो। सिर्फ निश्चय हाँ काल में परिवर्तन शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। जो परिवर्तन, परिवर्तन अकेला निश्चय काल है, जिसको हम कोई शब्द नहीं दे सकते बस परिवर्तन के अलावा। परिवर्तन करा रहा है आदि आदि ये सब निश्चय काल के साथ व्यवहार काल कराता है। ठीक है। बाकी के जो परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व इन सबको अपन ने व्यवहार काल में लिया। निश्चित ना कह करके निश्चय कहना। निश्चय या वर्तना जो है वो निश्चय काल से संबंधित है, ऐसा लगता है। आपने क्या शब्द बोला कि परिवर्तन ही मतलब निश्चय है। परिवर्तन, हाँ। वर्तना का अर्थ परिवर्तन ही लेना है अपने को। वर्तना कराता है वो द्रव्य, है ना? जो वर्तना लक्षण है उसका। काल द्रव्य का लक्षण क्या है? लक्षण है ना वर्तना, ऐसे और समझ लो। काल द्रव्य का लक्षण क्या है? वर्तना। तो काल द्रव्य अलग है और वर्तना अलग है। हुआ कि नहीं? क्योंकि जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन। तो जीव अलग है, ज्ञान दर्शन अलग है। ज्ञान दर्शन तो उसके लक्षण है। वर्तना मतलब परिवर्तन लक्षण वाला जो होता है वो निश्चय काल होता है, सिर्फ लक्षण वाला। फिर व्यवहार के माध्यम से हमारा व्यवहार चलता है, व्यवहार काल के माध्यम से। ठीक, कहाँ तक पढ़ लिए थे? चलो वहां चलते, संस्थान में आए थे। बहुत अच्छा। प्रज्ञा, हाँ बुआ। आर यू देयर? यस बुआ। आवाज सुन के भी मैंने ये प्रश्न किया। दीदी 1 मिनट। हम्म, दीदी बोलिए। बोले दीदी हम। हाँ एक करके बोलो, पहले विजया जी बोलो फिर सविता। जी। हम्म। वर्तना ही जिसका लक्षण है या परिवर्तन ही जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है, ऐसा ठीक है? हाँ, यही तो बताया है आज। हाँ अपना नहीं, मैं ऐसा समझ गई हूँ इसलिए भी। चलो सविता बोलो। प्रति समय का परिवर्तन वर्तना कहलाता है। हम्म। प्रति समय का परिवर्तन वर्तना कहलाता है। मतलब प्रति समय का परिवर्तन जो द्रव्यों में हो रहा है ना? और जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते, वो निश्चय काल है। वो वर्तना है और वो निश्चय काल कहलाता है। वही वर्तना। लेकिन इसको अर्थ पर्याय भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, अर्थ पर्याय अलग है। अलग चीज कार्य हो द्रव्य गई। में होती वो तो। ये काल जी द्रव्य की बात चल रही है अपनी अभी, है ना? जी दीदी। बहुत अच्छा। चलो, ऐसे डाउट्स क्लियर कर लिया करो, है ना? बोलो प्रज्ञा। संस्थान बहुत धीरे धीरे पढ़ना, और जहां समझाने लायक हो वहां रुक जाना खुद ही, ठीक है? हाँ बुआ। उनका अर्थ सं, आगे यहाँ से। संस्थान का अर्थ आकृति है। इसके दो भेद हैं, इत्थन लक्षण और नहीं, ये क्या हाँ, था के ऊपर इत्थम। बिंदी है बुआ? माँ लगाएंगे। इत्थम, अनित्थम। इत्थम लक्षण और अनित्थम लक्षण। हम्म, जिसके विषय में यह संस्थान इस प्रकार का है, यह निर्देश किया जा सके, वह इत्थम लक्षण है। हम्म। जैसे वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत और परिमंडल आदि, ये सब इत्थम लक्षण हाँ, संस्थान तो हैं। समझ में आ गया
जैसे वृत्त हम्म किसी ने गोल बनाया तो कोई भी बता देगा कि ये वृत्त है ना। त्रिकोण बनाया कोई भी बता देगा कि त्रिकोण है, ये इसका लक्षण दिख रहा है। चतुष्कोण बनाया तो ये भी कोई भी कह देगा चतुष्कोण है। आयत यानी आयताकार लंबा, ऐसा ऐसा, ठीक है। और परिमंडल आसपास जो रहता है, तो ये सब इत्थम लक्षण है। हाँ? और जो अनित्थम लक्षण जब बताएंगे ना तो अपने आप इत्थम लक्षण और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो बोलो आगे। हम्म हम्म तथा इससे अतिरिक्त हम्म मेघ आदि के आकार जो कि अनेक प्रकार के हैं और जिनके विषय में यह इस प्रकार का है यह नहीं कहा जा सकता, वह अनित्यम लक्षण संस्थान आ है। गया समझ में? जिनको अपन बता नहीं हम्म सकते कि बादल का आकार क्या है, बताते रहेंगे तब तक वो खत्म ही हो जाएगा। दूसरा रूप हाँ। एक आकार है ही नहीं उसका, अनेक प्रकार है। हम्म हम्म भेद, अब अगला आ गया बुआ, भेद है ना। कौन सा? क्या पढ़ रहे हैं अपन? संस्थान पढ़ लिया, अब भेद आ गया, पुद्गल के पर वो पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ, पर्याय। पूर्ववर्ती तो उसका पर्याय। नाम विजय जी क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? शब्द बंध, सूक्ष्म, शब्द बंध, सूक्ष्म और स्थूलता पढ़ी। बस। संस्थान भी पढ़ लिया। संठान पढ़ा भी। और उसके बाद आया भेद, 5 पढ़ लिए, ठीक। अब भेद आया। जी अब जी छठे जी नंबर जी। का भेद पढ़ रहे हैं, भेद के 6 भेद। हम्म हम्म भेद के 6 भेद हैं, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन। ये खुद बता रहे परिभाषा है ना। किसे कहते हैं उत्कर, किसे कहते हैं चूर्ण, तो ध्यान से सुनना। करोत करोत यानी आदि बसूला, से। करोत यानी बसूला, ठीक है। हम्म पढ़ो। करोत आदि से जो लकड़ी आदि को चीरा जाता है वह उत्कर नाम का भेद है। हम्म जौ और गेहूं आदि का जो सत्तू और कनक आदि बनता है वह चूर्ण नाम का भेद है। हम्म। घट आदि के जो कपाल और शर्करा आदि टुकड़े होते हैं वह खंड नाम का एक मिनट भेद रुक है। जा, 1 सेकंड रुक जा। तो ये कपाल तक लेना घट के, ठीक है। घट के जो टुकड़े होते हैं ना उसको कपाल कहते हैं, ठीक है। और शर्करा अलग है। और शर्करा आदि जो टुकड़े में अपने को मिलती ना, क्रिस्टल कहते हैं उसको, है ना। तो उस हम्म जो शर्करा जो क्रिस्टल के फॉर्म में होती है उस, वो भी वही है, क्या है? खंड है। हम्म उदाहरण दिए, एक घड़े का दिया, और शर्करा को इससे मत मिला देना घड़े से, है ना। घट आदि के जो हम्म कपाल और शर्करा आदि जो टुकड़े होते हैं वो खंड नाम का भेद है, ठीक। हम्म चलो उड़द और मूंग आदि का जो खंड किया जाता है वह चूर्णिका नाम का भेद है। हम्म मेघ के जो अलग अलग पटल आदि होते हैं वह प्रतर नाम का भेद है। कभी अपन को दिखता है एक के ऊपर एक, एक पढ़ा करते थे कि स्कूल में, है ना। बादलों के प्रकार, घुड़पुच्छ नाम का भी एक होता है। ऐसे कपास, कपास वाला भी होता है। कपास टाइप दिखते हैं ना कई मेघ, तो इनके भेद हैं। तो ऐसी कुछ ऐसी परत परत दिखती है, और प्रतर नाम का भेद है, ठीक है। तपाए हुए लोहे के गोले आदि को घन। धन से पीटेंगे तो जो चिंगारी निकलेगी, कहाँ चला गया? और ऊपर है, घन ये है आदि से। घन आदि से गेहूं के साथ पीटने पर जो फुलंगे निकलते हैं वह अड़ुचटन नाम का भेद है। हम्म अणुचटन मतलब फुलेंगे, है ना। हाँ। नंबर में आया फुलिंग शब्द, याद है किसी को? स्फुरन। यार, हम्म भक्ताम्बर जी के श्लोक में कल्पांत काल। चलो देखना, स्फुरन, स्फुरन शब्द आया, तो उससे जिस चलो आगे। जिससे दृष्टि में प्रतिबंध होता है और जो प्रकाश का विरोधी है वह तम कहलाता है। हम यानी अंधकार, तो हम्म दृष्टि में अवरोध डाल देता है वो, और प्रकाश का विरोधी है। हम्म प्रकाश को रोकने वाले पदार्थों के निमित्त से जो पैदा होती है वह छाया कहलाती है। खड़े हैं, हमने किसी का, कोई धूप ताप रहा था, हम उसके आगे खड़े हो गए, हमारी छाया उसके ऊपर पड़ने लगी, प्रकाश रुक गया, है ना। प्रकाश को हम्म रोकने वाले पदार्थ मतलब स्थूल, उसके 2 भेद हैं। हम्म हाँ, एक तो वर्णाधिक विकार रूप से परिणत हुई और दूसरी प्रतिबिंब रूप। जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं।
तथा चंद्रमणि और जुगनू आदि के निमित्त से जो प्रकाश पैदा होता है उसे उद्योत कहते हैं। ये सब शब्दादिक पुद्गल द्रव्य के विकार पर्याय हैं। कहा इसीलिए पर्याय कहो एकार्थवाची है ना, अपन पढ़ रहे अभी हाँ पुद्गल आदि। अच्छा एक इस, मिनट रुक जाओ, चलो 2 लाइन पढ़ दो फिर हम बता देंगे। इसीलिए सूत्र में पुद्गल को इन शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत वाला कहा है। आ गया समझ में? हम्म किसी को कुछ बोलना है डाउट दीदी चूर्ण को वैज्ञानिक भी आटा समझे क्या दीदी? है? चूर्ण को आटा समझे? बोला ना उन्होंने, आटे ही तो कहा। हाँ चूर्ण, चूर्ण को दाल कहा, दाल है ना? प्रज्ञा बताओ क्या पढ़ के नहीं, आई? मुझे ऐसा लग रहा है आटा ही कहा यानी चूर्ण तो बुआ वो था आटा ही था ना? गेहूं और सत्तू जौ को जो जो पीसते हैं उसके उदाहरण में आया सत्तू था। और आटा, सही है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जी दीदी। सही सुना आपने। और जो लकड़ी का आया करोत से काट के वो क्या आया दीदी? उत्तर लकड़ी से जो काटा उसको वो भूसा निकला वो है ना दीदी? नहीं, नहीं लकड़ी से काटने का बता दो प्रज्ञा, जब तक मैं कुछ कतार था शायद, वो कतार था, ध्यान नहीं है पर शायद कतार। जरा करो तो उससे पहले आया करो था था, करो सॉरी करो करोत यानी बसूला, दीदी ने वसूला बताया था उसको। करोत यानी बसूला, उत्तर का उत्कर कहना तो उत्कर है, उत्कर। उत्कर। तो उत्कर यानी भूसा लेंगे क्या, ये पूछ रही हूँ दीदी। नहीं नहीं, मोटा सा रहता है। मोटे मोटे छिलके रहते हैं, उसको छिलपा अच्छा बोलते हैं। छिलके, हाँ हाँ ये पिंडे वही में पूछना छिलपा था दीदी। बोलते हैं, छिलपा। हाँ प्रणाम दीदी। मेरा एक विषय गुम गया जो दीदी मुझे, आप कुछ बताने वाली थी। वही तो मैं कह रही, मैं वो ढूंढ रही थी। चलो अब यही बता देते ऐसे ही बता देते। एक बहुत अच्छा प्रश्न था, आज सरोज भाभी है ना? हाँ दीदी, हाँ चलो, ये आप ही का प्रश्न था, कल नहीं थी आप? कल दीदी हम सो गए थे, बहुत नींद आ रही थी। कोई बात नहीं, नींद और हमने बाद में देखी 1 घंटे बाद सुनी है क्लास आपकी। आचल श्री कहते हैं अर्ध रोग हरि निद्रा सर्व रोग हरि क्षुधा, जब नींद आए तो सो जाना चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने। तो यहाँ पर हम ये विकार शब्द आया ना, पर्याय, इसलिए आपकी याद आ गई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इसकी पर्याय पढ़ रहे हैं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय पढ़ रहे हैं ना। अब सर भाभी ने एक प्रश्न किया था, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला, ठीक है? दिख रहा है तुम लोग को सूत्र बिना खोले? दिख रहा है ना, सबको याद है। उन्होंने ये पूछा था कि स्पर्श से स्पर्शन इंद्री, रस से रसना इंद्री, गंध से घ्राण इंद्री और वर्ण से चक्षु इंद्री, 4 के विषय इसके लक्षण बनाए हैं, 4 इंद्रियों के विषय। तो कर्ण इंद्री का विषय क्यों छोड़ दिया? समझ में आया प्रश्न सबको? प्रश्न बहुत अच्छा है। नहीं आया बुआ, फिर से प्रश्न सुनना है। इसका लक्षण क्या है? स्पर्श रस रस गंध वर्ण वंताः पुद्गलाः। हाँ समझ गई, वो जो कल सरोज आंटी बोल रही थी परसों की, हाँ, वही इसमें कर्ण क्यों छोड़ दिया। हाँ वही प्रश्न है, तो उसका उत्तर हाँ। आज हम दे रहे हैं। तो उसका उत्तर ये है कि अभी हमने जो पढ़ा वो यहाँ पर उत्तर आने वाला था, इसलिए हमने छोड़ दिया। ये शब्दाधिक जो है ये क्या है? पुद्गल द्रव्य के विकार यानी पर्याय है। शब्दाधिक से क्या क्या लेना? पूरे शब्द बंद सूक्ष्म है ना? स्थूल 10 के 10 ही दे देना। हाँ चलो अब सरोज भाभी आप बताइए कि कर्ण इंद्री का विषय क्या है? श्रुत, शब्द सुनना। शब्द है ना, ये शब्द आ गया। तो ये क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य के विकार हैं। तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण ना बन करके ये पर्याय बना है, पर्याय है शब्द। या इसको लक्षण क्यों नहीं बना सकते? कोई बताएगा? बहुत अच्छा आंसर है इसका, बताओ किसी को सूझ रहा हो तो। क्योंकि ये पर्याय है, आपने बोला ना अभी, ये पर्याय पुद्गल तो की है, लेकिन पर्याय को लक्षण क्यों नहीं बना सकते? इसका भी आंसर बन सकता ना। हर पुद्गल में दीदी ये चारों चीजें होती हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ शब्द नहीं पूरा। और आगे बोलो, आगे बोलो शालिनी, सही बताया तुमने। लेकिन शब्द तो अलग से ही होता है। अब ऐसे समझो इसको, शालिनी ने जो शुरुआत की इसको ऐसे पूर्ण करो। स्पर्श रस गंध वर्ण हर एक पुद्गल में होती है, ठीक है? और हर एक पुद्गल में क्या शब्द होता है? नहीं। स्पर्श का सहचर कौन है? रस गंध और वर्ण, ये सहचर है। जहां जहां स्पर्श रहेगा वहां वहां 3 और रहेंगे, जहां जहां गंध रहेगी वहां बाकी के 3 और रहेंगे, जहां जहां रूप रहेगा वहां बाकी के 3 और रहेंगे। समझ गए ना? ये चारों एक दूसरे के सहचर हैं।
लेकिन शब्द इनका सहचर भी नहीं है। तो कुछ अगर हम पुद्गल को इनका लक्षण बना देते शब्द का, तो ये तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता ना। शब्द तो अन्यत्र पाया जाता, अव्याप्त हो जाता। इसमें अकेला तो पाया नहीं जाता। शब्द इसमें पाया जाए अगर पुद्गल में, पुद्गल की पर्याय मान लें, तो बाकी में तो है नहीं, तो क्या कहलाएगा? अव्याप्त कहलाएगा। अव्याप्ति दोष आएगा। व्याप्त भी नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो हमारे इतने ही समझने मात्र से स्पष्ट हो गया कि इसमें दोष है ना। उषा समझ में आया? शब्द जी दीदी, हाँ हाँ क्लियर हो गया, सरल है सबको। सरोज भाभी आपको आ गया? हाँ दीदी। ठीक है, वो सहचारी है ही नहीं उन सबका। चलो थोड़ा और पढ़ लें आज। अगला सूत्र बोलो, कौन बोलेगा बिना देखे? प्रज्ञा बोलो। दीदी अणुचटन का अर्थ बता दो। संधाश्च। अणुचटन मतलब जो अपन ने ऐसे जिसकी चिंगारियां निकलती ना, वो वाली अग्नि। दीदी स्फुलिंग, क्या बोलते थे? फुलेंगे, हाँ। स्फुलिंग, दीदी से वेल्डिंग करो, उसमें भी वेल्डिंग से भी निकलती है। कोई सी भी चिंगारी, सब अणु। तेरी वो पटाखा आते थे अपने आप फुलझड़ी। हाँ, ये तो लिखा फुलेंगे। जैसे लोहा पीट रहे गरम करके, तो उसमें फुलेंगे निकलती हैं। आ गया समझ में। हाँ, तो आजकल लोहा ना पीट के वेल्डिंग कर देते सीधी, है ना। पहले लोहा भी पीटते हैं लोहार लोग। ठीक है, वो अणुचटन कहलाता है। चलो अब ये वाले सूत्र को बिना देखे बोलो सविता। बोलो प्रज्ञा, उषा। अणवः स्कंधाश्च। नहीं, अणवः स्कंधाश्च। हाँ ये वाला अणवः स्कंधाश्च। बिना देखे बुलवा रहे आज। अणवः स्कंधाश्च। पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंध। ये भी बहुत सरल है, पढ़ लो प्रज्ञा। थोड़ा सा आगे हाँ बुआ। सिद्धि। एक प्रदेश में होने वाले स्पर्शादि पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से जो अण्यन्ते अर्थात कहे जाते हैं, वे अणु कहलाते हैं। एक लाइन थोड़ी कठिन है, तो ये समझा देते हैं, आगे का सरल। एक प्रदेश, एक प्रदेश तो सबको मालूम है ना किसे कहते हैं? अविभागी परमाणु इतने स्थान आकाश के इतने क्षेत्र को घेर करके रहता है, उसे एक प्रदेश कहते हैं। एक प्रदेश में होने वाले स्पर्श आदि, देखो एक प्रदेश में स्पर्श आदि है क्या? चारों हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है। नहीं, हमारा प्रश्न सुनो, एक प्रदेश में स्पर्श आदि है क्या? ये बताओ, स्पर्श आदि किसकी गुण है? पुद्गल के। प्रदेश किसकी इकाई है? आकाश द्रव्य की। क्षेत्र की। प्रदेश तो आकाश तो अरूपी है, उसमें कैसे स्पर्श आदि हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो एक प्रदेश में होने वाले स्पर्श आदि होते तो हैं, लेकिन कब होंगे? जब उस प्रदेश में अणु हो। मतलब अणु क्या करता है? एक प्रदेश को घेरता है। ठीक है, तो उस अणु में जो स्पर्श रस गंध और वर्ण है ना, उस प्रदेश में भी हो गए, प्रदेश में आ गए। प्रदेश में मतलब प्रदेश में वो अणु है और अणु में वो है। फिर अपन क्या कह सकते हैं कि एक प्रदेश में भी ये चारों प्राप्त है अपने को। जैसे इसकी ओर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। अंजू दीदी के यहाँ से आ रही शायद। अंजू, हाँ म्यूट करो अपना और देख लो कौन किसकी ओर से आ रहे। तो एक प्रदेश में जो अणु रहता है उसमें क्या है? स्पर्श आदि है। तो उसको उत्पन्न करने की सामर्थ्य मतलब स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चार एक इतने छोटे से प्रदेश में है। कितने छोटे से प्रदेश में है अणु के साथ? जितने छोटे प्रदेश में असंख्यात अनंत 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 सुन चुके ना अपन लोग। एक प्रदेश में परमाणु रह सकते हैं अनंत 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 परमाणु रह सकते हैं, और सब में क्या है? रूप रस गंध और वर्ण है। तो एक प्रदेश में तक ये इतने रूप रस गंध वर्ण अपने को मिल रहे हैं। इससे सामर्थ्य रूप से इतनी सामर्थ्य एक प्रदेश में। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, एक प्रदेश में होने वाले स्पर्श आदि पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से जो अन्यंती कहा जाता है। एक प्रदेश में होने वाले, रुक जाओ यहाँ कॉमा लाओ तब समझ में आएगा। जो अणु उसे कहते हैं जो एक प्रदेश में रहता है। यहाँ तक हो गया काम पूरा? आ गया सविता समझ में? उषा, ये छोटी परिभाषा बनाई, सबसे छोटी। एक प्रदेशी है उसे अणु कहते हैं। यहाँ तक अपन रुक गए, एक प्रदेश में होने वाले। अब दूसरी परिभाषा उसी की, स्पर्श आदि पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य। इतना छोटे होते हुए भी, छोटा होते हुए भी उसमें स्पर्श रस गंध आदि
सभी है। सब गुण इस रूप रहेंगे। से जो हाँ, अन्यंते जो जाना जाता है, कहा जाता है, अणु कहलाते हैं। तात्पर्य बता दो अब, तात्पर्य से पूरा समझ। तात्पर्य यह है कि अणु एक प्रदेशी होने से सबसे छोटा होता है, बस। इसीलिए वह अणु कहलाता है। आगे। यह इतना सूक्ष्म होता है जिससे वही आदि है, वही मध्य है और वही अंत है। बताओ कहा भी है। बताओ, ये बिंदु है हमारी, इसमें तो आदि मध्य अंत सब खोज लेंगे माइक्रोस्कोप से, ठीक है, हाँ, बनाए, लेकिन उस परमाणु में नहीं खोज सकते, क्योंकि वो इसका भी असंख्यात भाग है। अनंत असंख्यात सुई की नोक में भी रह जाते हैं असंख्यात परमाणु, है ना। तो उसमें ना आदि है, ना मध्य और ना अंत है। कहा भी है, इसकी गाथा ऊपर है, इसी को पढ़ लो। जिसका आदि मध्य और अंत एक है और जिसे इंद्रियां नहीं ग्रहण कर सकती, ऐसा जो विभाग रहित द्रव्य है उसे परमाणु समझो। देखें कितना बड़ा है, बड़ा है, रहने दें, पर्याप्त। दीदी प्रदेश की परिभाषा बोल दे दीदी हम। आप द्रव्य संग्रह की। हाँ, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुवठद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वानुत्थान दान। हम प्रणाम वंदना देते जितने प्रदेश का विभागी पुद्गल परमाणु घेर करके रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदेश। ठीक है संजय भैया, रीना, समझ में आया? चलो उषा, छोटी वाली जिनवाणी स्तुति कर लो सर्वान सिद्धि के लिए। निज की निधि निज को मिली है, ये अनंत उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबारो है। जय वाणी माता की जय। जय। नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग चालू है। क्या बोल रही सभी?